अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है। पेपर का पैटर्न मैं पहले आपको समझा देता हूँ, चूँकि फर्स्ट ईयर है तो काफ़ी बच्चों को पेपर के पैटर्न के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। एक तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो कि पेपर आपका 100 नंबर का ही आएगा, यानी 100 मार्क्स। 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है और 50 का आप कहीं से भी कर सकते हो, अथवा वाले दोनों कर सकते हो। अथवा के जो क्वेश्चन आते हैं तो अथवा के आप लोग दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 यूनिट आपको यदि पूरी कर लोगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, और आंसर राइटिंग्स के ऊपर भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए। और लगभग सारी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सोशल साइंस की जो प्राइम सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए यूजफुल रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं ए बी सी, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आप चाहो तो भले ही मत करो, कोई आता हो तो कर दो। बी और सी सेक्शन हमारे काम का है। और अथवा वाले चूंकि दोनों क्वेश्चन कर सकते हो तो आप लोग यदि 2 यूनिट पढ़ोगे तो 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 10-10 नंबर के, तो 40 नंबर तो यही हो गए। लेकिन इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का भी मिलेगा, और इन्हीं में से कोई एक 4 क्वेश्चन आपको 10-10 के मिल रहे हैं। यानी आप जो है बहुत आसानी से 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके अतिरिक्त तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास टाइम है तो आप एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर दो, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो बढ़ जाए आपकी। कोई क्वेश्चन यदि बहुत अच्छा नहीं बैठ पा रहा हो तो अगले क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर आए तो वेस्ट ऑफ 50 के हिसाब से आपका पेपर चेक होगा, यानी जो सबसे अच्छे 50 अंकों का पेपर आपने किया है वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक के ऊपर बात करूं। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि मैं हर सब्जेक्ट में आपको यही सलाह दे रहा हूं कि पहली यूनिट को पूरा पढ़ें, क्योंकि पहली यूनिट में से एक क्वेश्चन 20 नंबर का और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे ही आएंगे, यानी 40 नंबर का पेपर आप पहली यूनिट से सॉल्व करोगे। अब यहां से राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और उसका क्षेत्र, दोनों दृष्टिकोणों से आपको देखना है। दोनों दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? परंपरागत और कंटेम्प्रेरी, यानी परंपरागत और जो आधुनिक दृष्टिकोण है, उन दोनों के हिसाब से, समसामयिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपको देखना है कि ये क्या होता है। यानी राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र जो है परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से, और वर्तमान जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से समझाइए। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के बारे में पढ़ना है। व्यवहारवाद, क्योंकि इसमें गैस लगाने का मेरे हिसाब में कोई फायदा है नहीं। पहली यूनिट में से आपको गैस नहीं लगाना है, जो गैस लगाओ वो आप बाद की यूनिट्स में लगाओ। 100% यहां पर आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन कम से कम यहां से मिलेगा ही मिलेगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से एक क्वेश्चन ऊपर के सेगमेंट में से मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मिलेगा कि पॉलिटिकल साइंस का अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशनशिप है। तो आपके दिया हुआ है सिलेबस में कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी से क्या संबंध है, तो इन चारों विषयों को ध्यान में रख करके आपको अलग अलग से पढ़ लेना है। अब मेरा ये मानना है कि आप लोग बुक से पढ़े, यदि बुक अवेलेबल नहीं है तो कम से कम पास बुक तो पढ़े ही पढ़े। 1 वीक सीरीज से यदि आंसर राइटिंग करोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये संकट हमेशा जो है बीए के बच्चों के साथ रहता है कि आप 1 वीक सीरीज से पढ़ते हो और उसके बाद कहते हो कि सर हमारे नंबर नहीं आए थे, हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। एक्चुअल में 1 वीक सीरीज में कई बार होता यह है कि आंसर कुछ और होता है और उनके यहाँ आंसर कुछ और लिखा हुआ होता है, और इस चक्कर में जो है बच्चों को ये समस्या आती है। तो एक तो ये पहली यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, और यहाँ से 4 क्वेश्चन मेरे सामने बनते हैं। राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को समझाइए। एक्सप्लेन द कंटेम्प्रेरी एंड ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों पढ़ने हैं, दोनों का अर्थ और दोनों की विशेषताएं। और एक क्वेश्चन जो है, 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे तो, एक क्वेश्चन ये बन गया उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के 2 मान ले, और एक क्वेश्चन जो है अदर सोशल साइंसेज के साथ रिलेशन क्या है, ये हमारा पूरा होता है। इसके बाद हम लोग यदि नीचे चलते हैं, अब यहां आप लोग जो है दूसरी यूनिट में से मेरे सामने गैस लगा सकते हो। बहुलवाद क्या है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है बहुलवाद का, और एक क्वेश्चन जो है संप्रभुता का बनता है। आप चाहो तो बाकी टॉपिक्स को छोड़ सकते हो।
एक क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो मेरे हिसाब में पावर और अथॉरिटी से, यानी शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, और शक्ति और सत्ता को समझाते हुए एक क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। नागरिकता को आप छोड़ सकते हो, राइट्स को आप छोड़ सकते हो, इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर यदि चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, या लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर मिलके विचार आपको यहाँ पर पढ़ लेने चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से बनता है, स्वतंत्रता पर मिलके विचार, तो स्वतंत्रता पर मिलके विचार जरूर देखें आप लोग। थर्ड यूनिट से, फोर्थ यूनिट से सिर्फ आपको ये सोवरेंटी देखना है और मोनिस्टिक और प्लूरिस्टिक जो थ्योरीज है यानी बहुलवाद के जो सिद्धांत है वो आपको देखने हैं। वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। यदि हम लोग फोर्थ यूनिट की तरफ मूव करें तो मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये देखना है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग ये इसको ढंग से देखें। और एक क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर 100% जो है थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन से आएगा, यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करें तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो लास्ट यूनिट है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, मेरा यह मानना है कि यदि आपके पास मैटर अवेलेबल है तो आप पहली और पांचवी यूनिट को पूरा पढ़ ले। तो एक क्वेश्चन यहां से भी 20 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन ऊपर से आएगा, तो तीनों के फंक्शन ही तो आपको देखने, भाई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य आपको देखने हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको देखना है और आसानी से इनको किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर जेसी जौहरी साहब की किताब इंग्लिश मीडियम में बहुत शानदार है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और यदि अवेलेबल हो तो आप लोग पढ़िए। अब हिंदी मीडियम में थोड़ा सा संकट है, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे अब हालांकि कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं उनको लगता है कि ओपी गावा और जो दूसरी अच्छी किताबें हैं वो रीड करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप लोगों को बहुत ज़्यादा, जब 1 वीक सीरीज़ की जो खैप है बच्चों की, वो यदि पुखराज जैन और बीएल फड़िया भी पढ़ेंगे तो भी उनका पेपर अच्छा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिकल साइंस को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। और ये इसमें आपको आंसर राइटिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो कम से कम उसकी 2 डेफिनेशन यानी परिभाषा याद करनी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में परिभाषाओं का महत्व है। बुक्स यदि कोई है तो वो याद करनी है, ज़्यादा नहीं, कुछ इक्की दुक्की बुक्स आप लोग याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है आप लोगों को जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि परिभाषा बुक्स के साथ जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, इस तरीके से आप लोग बना पाओ, पॉइंट्स में लिख पाओ, हाइलाइटर का प्रयोग करें। हाइलाइटर के लिए कोशिश करें कि ब्लैक पेन आप लोग रख लें, कोई अलग से पेन ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक पेन से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मार्क कर दें। निश्चित तौर पर आपको राजनीति विज्ञान में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। पिछले साल बहुत बच्चों के जो है 80 से ऊपर नंबर एक पेपर में आए हैं, तो आप लोग ये ना सोचें कि आर्ट्स में नंबर नहीं आते, अच्छे नंबर आएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।